अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें ये मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं क्या हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमारी बॉडी को दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिनको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स। So there are two conditions. There are two conditions of equilibrium. इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, तो हम कहते हैं द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जैसे कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो बॉडी जो है या तो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। अगर हम फोर्स को प्लेन में रिजॉल्व करें, इफ़ फोर्स इज being resolved in plane, तो प्लेन में अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इसलिए हम कहेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी ज़ीरो। अगर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो होगा, तो हम फाइनली कहेंगे कि बॉडी पे नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का है। अब याद रखिएगा, जब कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो उस बॉडी में कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी। सो मैं लिख लेता हूँ पॉइंट। व्हेन अ बॉडी satisfy the first condition of equilibrium, when a body satisfies the first condition of equilibrium, then body has no linear acceleration, यानी बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। और जब कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। व्हेन अ बॉडी satisfied the first condition, when a body satisfied the first condition of equilibrium, then body is said to be in translational equilibrium। फिर वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये दो पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे कि द समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज ज़ीरो, या हम ऐसे भी कहेंगे द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज ज़ीरो, यानी बॉडी पे नेट टार्क ज़ीरो होना चाहिए।
ठीक है। अगर बॉडी पे नेट टॉर्क 0 होगा तो आपको पता है बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। तो हम कहेंगे जब कोई बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी तो वो बॉडी, उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी और वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। सो व्हेन अ बॉडी satisfy the second condition of equilibrium, when a body satisfies the second condition of equilibrium, then body is said to be in rotational equilibrium। बॉडी फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और जब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। व्हेन अ बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट हैज़ नो एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन्स अल्फा 0 होगा। अब आप देखें, अगर हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। जब भी हम सिंपली कहते हैं ना इक्विलिब्रियम, तो उसका मतलब यही होता है कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। और जब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास ना लीनियर एक्सेलरेशन होगी, ना उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था। So a body is said to be in complete equilibrium. A body is said to be in complete equilibrium if it satisfy both of conditions, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि when a body is in complete equilibrium, जब कोई बॉडी complete equilibrium में होगी, then it has no linear as well as angular एक्सेलरेशन, उसके पास किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के लिए। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो एक एमसीक्यूज हम करते हैं, व्हेन अ बॉडी, या एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग uniform circular motion. A body is performing uniform circular motion, then body is said to be in option 1 complete equilibrium, option number 2 rotational equilibrium, option number 3 translational equilibrium। option A 1 only, option B 2 only, option C 3 only, option D 1 and 3, option E 2 and 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है।
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये बॉडी कभी भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, क्योंकि जब बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है तो फिर वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो सकती है, ट्रांसलेशनल में भी हो सकती है, रोटेशनल में भी हो सकती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको पता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। इसका मतलब है ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन दूसरा है, व्हेन अ बॉडी is in translational equilibrium. When a body is in translational equilibrium, then linear acceleration is 0, angular acceleration is 0. It must satisfy first condition. Option number D, it must satisfy second condition. Option E, both A and B. तो आपको पता है जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 होगी और वो फर्स्ट कंडीशन को ज़रूर उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ये होगा। सो व्हेन अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, देन इट must satisfy option A, first condition of equilibrium, option B, second condition of equilibrium, option C, first and second condition of equilibrium, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बॉडी जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। आप ये नोट करें तो फिर इस पे फर्दर कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये एमसीक्यूज देखें। सबसे पहले ये देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्सेस में प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। ऐसा ही क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था। में प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। और मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ ट्राइंगल में कि रिजल्टेंट फोर्स 0 तब होगा जब दो छोटे फोर्सेस का हम सम करें और वो या तो बड़े फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए या बड़े मैग्नीट्यूड वाले फोर्स से बड़ा हो जाए। तो अब देखें, इसमें बड़ा फोर्स 60 है और दो छोटे फोर्स का सम या तो 60 होना चाहिए या तो 60 से ज़्यादा, पर यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा तो ये इक्विलिब्रियम नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अब इसमें बड़ा फोर्स देखें 90 और दो छोटे फोर्सेस का सम 40 है, ये भी नहीं कर सकता। ये देखें, बड़ा फोर्स 12 है और दो छोटे फोर्सेस का सम 17 है और 17 जो है वो 12 से ज़्यादा है, तो ये आपको इक्विलिब्रियम दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक न्यूमेरिकल है, 30 kg 10 मीटर लॉन्ग सीसा इज पिवाइटेड एट मिडिल। ये सीसा है, इसको हमने मिडिल से पिवाइट किया है। ठीक है, और इसका जो वेट होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ पे लाई करेगा। इसका मास अगर 30 है तो इसका वेट 300 न्यूटन होगा। एक हमने आदमी यहाँ बिठाया है, एक आदमी हमने यहाँ बिठाया है, तो इनका भी एक वेट होगा।
इस आदमी का वेट होगा 400 और इसका वेट होगा 600। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपको पता है कि ये जो पिवाइट पॉइंट है इस पे रिएक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी, और रिएक्टिव फोर्स ऐसे ऐड करेगी ताकि ये सारे जो नेट फोर्सेस आपका ज़ीरो हो जाए। तो डाउनवर्ड फोर्सेस कितने हैं, तो हम कहेंगे एफ डाउन इज इक्वल टू एफ अप। तो डाउन में देखेंगे 600, 300, 400, 1300 होगा, तो एफ अप भी 1300 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है अ 10 मीटर लॉन्ग सीसा इज पिवाइटेड एट द मिडिल इफ टू कॉलेज स्टूडेंट अली एंड अहमद। तो ये सीसा है, ये यूनिफॉर्म सीसा है, ये मिडिल से इसकी लेंथ 10 मीटर है। If two college student Ali and Ahmed having mass 50 and 75 kg, Ali is sitting 3 meter right, ये राइट हो जाएगी। तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे ये टोटल 5 मीटर होगी, क्योंकि ये टोटल 10 मीटर है। तो पिवाइट पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर होगी, और यहाँ से भी ये 5 मीटर होगी क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो ये यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है अली। तो इस अली का वेट जो है वो कितना होगा, तो आपको पता है 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 500 हो जाएगा, और ये यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अली इज सिटिंग 3 मीटर फ्रॉम द राइट ऑफ द पिवाइट पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ अहमद टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। लाजमी है अहमद इस साइड पे बैठेगा ताकि सम ऑफ ऑल टॉक्स 0 हो सके। तो सपोज करें ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका नाम है अहमद और इसका वेट है 750, और ये यहाँ से कितना दूर है ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहेंगे पिवाइट पॉइंट पे जो मूवमेंट है वो 0 होनी चाहिए। तो जो इस फोर्स की मूवमेंट होगी, जो इस वेट की मूवमेंट होगी और जो इस वेट की मूवमेंट होगी वो 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे W1 इंटू x1 इज इक्वल टू W2 इंटू x2, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो W1 हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, और इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस वेट है ये, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये फाइनली यहाँ जाके डिवाइड करेगा x2, 1 0 कैंसिल हो गया। 25 का टेबल इस पे 2 टाइम लगेगा, इस पे 3 टाइम, 3 से कैंसिल। तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 मीटर होगा। यानी ये कहाँ बैठेगा, तो ये लेफ्ट साइड से 2 मीटर की दूरी पे होगा। सो इसका ऑप्शन ए होगा 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ पिवाइट पॉइंट। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ 10 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर यूनिफॉर्म लेडर, एक लेडर है, ये लेडर, ये वाल है और इससे हमने लेडर रखी हुई है। इस लेडर, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म अगर होगी तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बीच में लाई करेगा, और इसका वेट कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 200, ये वेट ऑफ लेडर है। ठीक है, और ये वाल पे प्रेस की गई है तो वाल इस पे रिएक्टिव फोर्स लगाएगी। इसी तरीके से ग्राउंड इस पे 2 फोर्स लगाएगा, एक V लगाएगा, एक H लगाएगा, एक वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो अब इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक RW लग रहा है और एक H लग रहा है। तो इसका मतलब है RW माइनस H शुड बी 0, इट मीन्स RW इज इक्वल टू H। और अगर हम वर्टिकल की पोजीशन देखें, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0, तो वर्टिकल में एक लग रहा है WL और एक लग रहा है V, ये 0 होना चाहिए, मीन्स V इज इक्वल टू WL। W आपको पता है 200, अगर V 200 है, अब आप H कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है H अपॉन V। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा था ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो H आपका बराबर होगा म्यू इंटू V, और म्यू का वैल्यू 0.3 है, H आपका 200 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 60। ठीक है, तो ये होगा 60। तो इसका मतलब है H अगर आपका 60 है तो RW भी आपका 60 होगा। तो इसका एक ऑप्शन लिख लें,
6 न्यूटन, और यही इसका राइट आंसर होगा। इसको आप केयरफुली देख लें, ये न्यूमेरिकल साथ आ सकते हैं आपकी टेस्ट में, ठीक है। तो ये आप नोट करें। अब हम एक दूसरा टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं? तो जिस तरीके से आपने ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, इस तरीके से जब हम रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं या मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो इसीलिए सबसे पहले हम एक की पॉइंट लिखेंगे, और की पॉइंट ये हम कहेंगे द एंगुलर मोमेंटम प्लेज द सेम रोल एज लीनियर मोमेंटम इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसलिए हम लिखेंगे इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेटरी मोशन, it plays the same role in rotatory motion as linear momentum in translatory motion, ठीक है। यानी एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रोटेटरी मोशन में वही होगा जो कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम का हुआ करता था ट्रांसलेटरी मोशन में। ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर बताएंगे तो हम कहेंगे इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मीन्स आर and linear momentum means P। तो L is equal to R क्रॉस P। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन can be determined by using right hand rule, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा था। और हम ये भी कह सकते हैं it is perpendicular to plane containing vectors R and P। तो ये उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर R और P लाई करेंगे, या हम इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी एक्सिस होता है। जैसे ओमेगा का डायरेक्शन होता है वैसे ही इसका डायरेक्शन होता है, और आप सेम तरीके से इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी, या हम इसको एक और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये जो मोमेंटम होता है वो mv होता है, और मास यहाँ पे स्केलर है तो मैं स्केलर को बाहर रख सकता हूँ, यानी m टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा लीनियर वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं rp साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं mrv साइन थीटा, अगर इसकी बात करें हम। तो अब आप देखें, अगर आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? तो आपको पता है सर्कुलर पाथ पे ये थीटा आर और वी के बीच में होता है, और सर्कुलर पाथ पे ये एंगल 90 डिग्री होती है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री होगी तो इसका फार्मूला हो जाएगा mrv। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होगा mrv। पर अगर आप इसको एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे तो जैसे आपने पढ़ा है कि लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है r इंटू ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखें सिमेट्री होती है हमारे पास। सिमेट्री का मतलब क्या है? देखें, जो काम
फोर्स करता था ट्रांसलेटरी मोशन में, वो काम टॉर्क करता है एंगुलर में। अगर हम ऐसे लिखें, यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी लिखेंगे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, यहाँ पे हम लीनियर एक्सेलरेशन लिखेंगे, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मास लिख रहे हैं, जो काम इनर्शिया कर रही है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम एक दूसरी टर्म है जो एंगुलर मोशन में करती है, और यानी रोटेटरी मोशन में करती है, और उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा। जैसे हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं ना, P इजिकल टू mv, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं ओमेगा I इंटू ओमेगा। तो ये जो I है ये सेम काम करेगी जो काम आपका m करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो I है, वेयर I इज कॉल्ड, I किसके बराबर है? I बराबर है mr स्क्वायर के, एंड इज नोन एज, और इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अगर हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम कहेंगे इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जैसे आपने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा था इनर्शिया, तो मैं कह रहा था कि भाई इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट को चेंज होने से अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। इस तरीके से जब हम रोटेटरी मोशन पढ़ते हैं तो रोटेटरी मोशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वही काम होता है जो इनर्शिया का काम ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। पर एक बात याद रखिएगा, जैसे इनर्शिया होती है तो इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगी। ये पॉइंट आप नोट करें। तो ये पॉइंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द mass of body and its distribution का मतलब है लोकेशन। देखें, अगर ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हैं, या ये एक डिस्क है, इस डिस्क के ये दो पार्टिकल्स हैं और इन दोनों पार्टिकल्स के मास सेम है, तो ये जो डिस्क होगी, ये जो पार्टिकल है, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम इसलिए होगी क्योंकि ये पार्टिकल सेंटर के नज़दीक है। जो पार्टिकल सेंटर के नज़दीक होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी, जो पार्टिकल सेंटर से दूर होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अब आप ऐसे भी समझें, ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इस पोजीशन में हूँ तो इस पोजीशन में मेरी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कम होगी, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के, मेरे जो आर्म्स वगैरह हैं वो मैंने जो हैं वो अपनी बॉडी से क्लोज कर दिए हैं। पर अचानक से जब मैं ये आर्म्स को स्ट्रेच करूँगा तो मेरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी की मास की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्सटेंड कर दी है। तो जब बॉडी के मास की डिस्ट्रीब्यूशन हम एक्सटेंड करेंगे तो बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो सकता है कि दो बॉडीज के मासेस सेम हैं पर उनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, ऐसे भी हो सकता है, और दो बॉडीज के मासेस डिफरेंट हैं पर उनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सिर्फ और सिर्फ मास से डिसाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन से भी या उसकी लोकेशन से भी जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अब आप एक
छोटी सी बात देखें, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, और फिर हमारे कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेसिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। जैसे आप देखते हैं फोर्स F = ma होता है, इस तरीके से हमारे पास टॉर्क होगा, तो फोर्स रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से और मास रिप्लेस हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन से। इसको कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इस तरीके से हमारे पास P = mv होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे L = I ओमेगा होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये किस तरह से डील होगी। तो जब भी हम बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताएंगे तो अच्छा आप देखें, एक काम की बात सुन लें। देखें, जब कोई यह डिस्क है, यह डिस्क जब रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल के पास एक जैसा एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? हर पार्टिकल के पास एक जैसा एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होगी। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगी और ओमेगा सबके लिए सपोज करें सेम है, तो हम कहेंगे हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होगा। तो हम कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी रोटेट्स then all particles of body have different angular momentum and लीनियर मोमेंटम। तो याद रखिएगा, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी ही सेम हो सकती है, बाकी उसकी लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, उसका लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, और उसी के साथ हम कहेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। तो आप ये सारा कुछ नोट कर लें। तो इस पर हम कुछ MCQs करते हैं। चलिए आप कुछ MCQs देख लेते हैं। डैश प्ले सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज डैश इन ट्रांसलेटरी। तो आपको पता है जो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रही है रोटेटरी मोशन में, वही काम करती है इनर्शिया ट्रांसलेटरी। तो ऑप्शन ए भी ठीक है। और अगर आप इस ऑप्शन को देखें, एंगुलर मोमेंटम जो काम रोटेटरी मोशन में करता है वही काम लीनियर मोमेंटम करता है ट्रांसलेटरी। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। उसके बाद है इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन देन, अगर कोई पार्टिकल XY प्लेन में मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस में होगा। LX 0 होगा, LY 0 होगा, LZ नॉट इक्वल टू 0। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। उसके बाद है व्हेन अ पार्टिकल रोटेट्स देन ऑल पार्टिकल ऑफ डिस्क डू नॉट हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। सही है, बिल्कुल। ऑल पार्टिकल ऑफ डिस्क डू नॉट हैव सेम लीनियर मोमेंटम, ये भी ठीक है। ऑल पार्टिकल ऑफ डिस्क डू नॉट हैव सेम लीनियर वेलोसिटी, ये भी ठीक है। ऑल पार्टिकल ऑफ डिस्क हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ठीक है। इसलिए सारे ऑप्शन ठीक होंगे। उसके बाद क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखें, एंगुलर मोमेंटम जो है mRv है, मास का L होगा, ये डिस्टेंस है तो L, और LT पावर -1, तो mL² T पावर -1 होगा। इसकी डायमेंशन और प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी सेम होती है, क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स जूल डॉट सेकंड होते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल हैविंग मास 4 kg इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर एट द एंगल ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बहुत आसान है। एंगुलर मोमेंटम mRv होता है, मास है इसका 4, रेडियस है इसका 5, वेलोसिटी है इसकी 20, तो ये 200 होगा, और इसका यूनिट जूल डॉट सेकंड होगा। अ पार्टिकल हैविंग मास 10 किलोग्राम, मास दिया गया है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी 3i + 4j एट अ पॉइंट 2,5, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड होगा? m r क्रॉस v, और हम आपको पता है ये कैसे फाइंड करेंगे? i j k, पहले हम लिखेंगे r 250 340, मास इसका कितना है? मास इसका है अपना क्या कहते हैं 10। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई,
ये सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे 0, माइनस जे, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, प्लस के, इसको इससे करेंगे 8, इसको इससे करेंगे 15, और तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 10, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 13 के बचेगा, तो बार मल्टीप्लाई करेगा तो 130 के हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ z में होगा। तो आप देखें सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम में z कंपोनेंट आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल हैविंग मास 0.4 मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर and covers 10 cycles in 20 seconds, find its angular momentum। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है, 0.4 इसका मास है, रेडियस इसका 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये 10 साइकिल कर रहा है 20 सेकंड में, इसका मतलब है इसका पीरियड है 2 सेकंड, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 होगा, और 0.8 पाई स्क्वायर, तो इसका फाइनल रिजल्ट होगा 0.8 पाई स्क्वायर। एक ऑप्शन और रख लें, ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, A disk having angular momentum of 30 joule/second, find its rotational kinetic energy। अच्छा आप देखें, जैसे हम जानते थे कि भाई जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो p²/2m होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब p की जगह L² होगा और m की जगह I आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कितना दिया है, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने 5 दिया है, 900 डिवाइडेड बाई 10 ये हो जाएगा 90। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।